वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना केमिस्ट्री क्लास में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 विलयन यानी कि सॉल्यूशंस। लास्ट वीडियोस में हमने देख लिया था कि विलयन कैसे बनते हैं, कौन कौन से कारक उनको प्रभावित करते हैं, गैसों को या ठोसों को कैसे विलयनों में घोला जाता है, ठीक है, और वाष्प दाब क्या होता है। अब हम यहाँ देखेंगे, राउल्ट्स के नियम पढ़ चुके हैं और राउल्ट्स के नियम के अकॉर्डिंग इस वीडियो में हम देखेंगे आदर्श एवं अनादर्श विलयनों के बारे में और स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, आदर्श एवं आदर्श विलयन का मतलब क्या है। जैसे बच्चों, हमने द्रव्य की अवस्थाएं चैप्टर पढ़ा था 11th में, तो हमने कुछ गैसों के नियम पढ़े थे, है ना। गैलुसाक का नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, ठीक है। हमने उन नियमों के आधार पर आदर्श गैसें और वास्तविक गैसें पढ़ी थी और हमने आदर्श गैसों के लिए कहा था कि जो गैसें उन गैसों के नियमों की अनुपालना करती हैं उन्हें हम आदर्श गैसें कहते हैं, जो नहीं कर पाती हर स्थिति परिस्थिति में उनको हम वास्तविक गैसें कहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पढ़ेंगे आदर्श एवं अनादर्श विलयनों के बारे में, कि जो विलयन राउल्ट के नियम की हर स्थिति परिस्थिति में अनुपालना करें, चाहे कोई भी ताप हो, चाहे कोई भी दाब हो, चाहे कोई भी सांद्रता हो, तो उन्हें हम आदर्श विलयन कहेंगे। और जो उन नियमों की या राउल्ट के नियम की अनुपालना नहीं कर पाएंगे उन्हें हम अनादर्श विलयन कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आदर्श विलयन क्या हुए, वे विलयन जो सभी ताप, दाब और सांद्रता पर राउल्ट के नियम की अनुपालना करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी चीज़ है कि जो भी विलयन हर परिस्थिति में राउल्ट के नियम की अनुपालना करेंगे वो सभी आइडियल सॉल्यूशंस कहलाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखो, हम क्या बात करते हैं कि यदि हमने ए और बी दो अवयव हैं उनको मिलाया और हम कह रहे हैं ये दोनों के मिलने से हमें एक आदर्श विलयन मिला है, तो आदर्श विलयन का मतलब क्या हुआ कि वो राउल्ट के नियम की अनुपालना करेगा। राउल्ट के नियम की अनुपालना करने का मतलब हुआ कि इस विलयन का जो दाब है वो उसके अवयवों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा, ठीक है ना। तो देखिए, राउल्ट के नियमानुसार क्या होना चाहिए, P बराबर होना चाहिए P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। P नॉट ए एक्स ए मतलब ए का आंशिक दाब, जिसको पी ए से डिनोट करते हैं, और P नॉट बी एक्स बी का मतलब बी का आंशिक दाब, जिसको पी बी से डिनोट करते हैं। यानी कि विलयन का दाब बराबर होना चाहिए ए के आंशिक दाब के प्लस बी के आंशिक दाब के, ठीक है ना। तो ये आदर्श विलयन ये होगा जिसमें ये इक्वेशन या ये नियम लागू होगा। इसके अलावा 3 शर्तें और होती हैं जो आदर्श विलयनों द्वारा फॉलो की जाती हैं, ठीक है ना। वो शर्तें क्या हैं, देखें, ये 3 शर्तें हैं। ये पहली चीज़ कि जब हम ए और बी दो पदार्थों को मिला रहे हैं तो उनके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हमने ए के 10 ml और बी के 100 ml लिए तो कुल विलयन 110 ml हो गया। तो जो विलयन है उसका आयतन 110 ml ही होना चाहिए, ना तो उसमें कमी होनी चाहिए और ना ही वृद्धि होनी चाहिए। यानी हम कहते हैं डेल्टा वी मिश्रण जो है वो 0 होना चाहिए, कि आयतन में मिश्रण बनने पर कुल आयतन में जो परिवर्तन है वो नहीं होना चाहिए। जितने आयतनों को हमने मिलाया है वो उतना ही आयतन रहना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज़, डेल्टा एच मिश्रण शुड बी 0। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी परिवर्तन, यानी कि दो अवयवों को जब हमने मिलाया है तो ना तो ऊष्मा उत्सर्जित होनी चाहिए और ना ही ऊष्मा अवशोषित होनी चाहिए। किसी तरह का कोई ताप का परिवर्तन या ऊष्मीय परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं डेल्टा एच, यानी एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होना चाहिए, यानी कि 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ए आकर्षण बल और बी आकर्षण बल जो होते हैं वो बराबर होने चाहिए ए बी आकर्षण बलों के। यानी ए अवयव में ए पर कणों के मध्य आकर्षण बल थे, बी अवयव में बी कणों के मध्य आकर्षण बल थे। जब वो विलयन बन गया, ऐसे ए और बी जब जुड़ गए हैं तो ए और बी के मध्य जो आकर्षण बल हैं वो भी इतने ही होने चाहिए। यानी कि ना तो आकर्षण बल बढ़ने चाहिए कि कोई हाइड्रोजन बंधन हो रहा हो अतिरिक्त, या कोई वान डेर वाल आकर्षण बल हो रहे हों, या कोई संगुणन हो रहा हो, कुछ नहीं होना चाहिए। और ना ही उनके बीच में कोई प्रतिकर्षण होना चाहिए कि कहीं आकर्षण बल कम हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अर्थात ए के अंतराण्विक और बी के अंतराण्विक आकर्षण बल ए बी के आंतरिक आकर्षण बलों के समान होने चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी विलयन इन 4 कंडीशंस को फॉलो करते हैं, P शुड बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, डेल्टा वी शुड बी 0, डेल्टा एच शुड बी 0 एंड ए इंटरेक्शन फोर्सेज प्लस बी इंटरेक्शन फोर्सेज शुड बी इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन फोर्सेज, ठीक है ना। अब देखिए, इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए, इसके उदाहरणों को बिल्कुल सिंपल सा तरीका याद रखने का कि जो भी दो अवयव समान प्रकृति के होंगे,
उनको जब हम मिलाएंगे तो वो हमेशा आदर्श विलयन बनाएंगे। जैसे देखिए बेंजीन और टोलुइन। बेंजीन क्या होती है? बेंजीन का मतलब होता है C6H6 और टोलुइन क्या होती है कि इसका एक हाइड्रोजन हटाकर उस पर हमने मेथाइल जोड़ दिया। इसका समझाता है ये, ठीक है ना। ये दोनों एक ही जैसी प्रकृति के होंगे और एक जैसी प्रकृति के होंगे तो ये आदर्श विलयन बनाएंगे। इसी तरह से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, C6H5Cl और C6H5Br एक जैसी प्रकृति के होंगे। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन एक जैसी प्रकृति के होंगे। क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन एक जैसी प्रकृति के होंगे। SiCl4, CCl4 एक जैसे हैं। मेथेनॉल को एथेनॉल में मिलाएं, एक जैसी प्रकृति के हैं, ठीक है ना। तो एक जैसी प्रकृति के दो यौगिकों को अगर हम मिलाते हैं तो वो हमेशा आदर्श विलयन बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए हम देखो ग्राफ द्वारा कैसे प्रदर्शित करते हैं। हमने इस ग्राफ में दो अक्ष ये लिए हैं, यहाँ ये इसका हम शुद्ध ए का दाब दिखाते हैं, इस तरफ शुद्ध बी का दाब दिखाते हैं और नीचे यहाँ मोल भिन्न दिखाई है। यहाँ पर जब XA का मान 1 है यानी कि 100% A यौगिक है तो B बिल्कुल भी नहीं होगा, और यहाँ पर 100% B है तो A बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट इधर जाएंगे तो A की मात्रा कम होती जाएगी और B की मात्रा बढ़ती जाएगी। ऐसे यहाँ से जाएंगे तो धीरे धीरे A की मात्रा बढ़ती जाएगी और B की मात्रा कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो हर स्थिति में हम इनके आंशिक दाबों की गणना कर सकते हैं। हमें पता है क्या कि PA तो हमें पता है शुद्ध क्या होता है, ये नॉट PA है। यहाँ पर मान लीजिए हमें A का आंशिक दाब निकालना है, तो A का आंशिक दाब निकालने का तरीका क्या होता है? PA बराबर P नॉट A XA। तो P नॉट A हमको पता ही है और इस बिंदु पर यहाँ पर हम ग्राफ बनाकर देख लेंगे लंब डालकर कि यहाँ XA का मान कितना है, A की मोल भिन्न कितनी है, उसको कैलकुलेट करेंगे और हमें आंशिक दाब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस बिंदु पर जो आंशिक दाब आएगा वो A के आंशिक दाब और B के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। A का आंशिक दाब इस बिंदु से कैलकुलेट किया जाएगा और B का आंशिक दाब इस बिंदु से कैलकुलेट किया जाएगा। इस बिंदु पर P नॉट B तो फिक्स है ही। इस बिंदु पर XB कितनी है? XA निकाल ली तो उसको 1 में से घटा देंगे तो XB आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से P नॉट B को XB से गुणा करेंगे, यहाँ P नॉट A को XA से गुणा करेंगे, यहाँ से PA मिल जाएगा, यहाँ से PB मिल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर विलयन का दाब आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सीधे सीधे ग्राफ है, यानी कि जिस तरीके से परिवर्तन होना चाहिए बिल्कुल वही परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अनादर्श विलयनों की। तो अनादर्श विलयन क्या होंगे? वे होंगे जो राउल्ट के नियम की अनुपालना नहीं करते, ठीक है ना। तो जो विलयन ताप, दाब और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम की अनुपालना नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। आदर्श विलयन वो थे जो राउल्ट के नियम की अनुपालना कर रहे थे, अनादर्श विलयन वो है जो अनुपालना नहीं करेंगे, सिंपल। तो जो चीज़ें हमने आदर्श विलयनों के लिए शर्तें पढ़ी थी उसका अपोजिट हो जाएगा अनादर्श विलयन के लिए। क्या मतलब है इसका? देखो वही 4 कंडीशंस, वहाँ हमने पढ़ा था P शुड बी इक्वल PA प्लस PB, यहाँ हो गया नॉट इक्वल टू, कि विलयन का दाब A के और B के आंशिक दाबों के योग के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। डेल्टा V शुड बी मिश्रण शुड बी नॉट 0, यानी कि आयतन या तो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा लेकिन परिवर्तन शून्य नहीं होगा, यानी कि आयतन में परिवर्तन ज़रूर होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। उसी तरीके से डेल्टा H मिश्रण इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, यानी कि डेल्टा H मिश्रण का में परिवर्तन भी शून्य नहीं होगा। इसका मतलब होगा तो हो सकता है डेल्टा H मतलब जो विलयन बन रहा है वो ऊष्मा शोषी हो या ऊष्मा क्षेपी हो, दोनों प्रक्रियाएं हो सकती हैं, ठीक है। और लास्ट चीज़ कि AA के आकर्षण बल और BB के आकर्षण बलों का योग AB के आकर्षण बलों के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू, यानी या तो ये आकर्षण बल बढ़ जाएंगे या ये आकर्षण बल घट जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमने ये चीज़ देखी कि ये जो परिवर्तन हैं ये कमी के रूप में भी प्रदर्शित हो सकते हैं और वृद्धि के रूप में भी प्रदर्शित हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी ये जो परिवर्तन हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इन विचलन, इसको कहते हैं हम विचलन, आदर्श विलयन से विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं ये। तो ये विचलन जब धनात्मक और ऋणात्मक 2 तरीके का हो सकता है तो अनादर्श विलयन भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। विचलन के आधार पर अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं। पहले हम बात करेंगे धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो देखिए धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डेविएशन।
ठीक है ना। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ज़्यादा होना, ठीक है। यानी जो हमने परिवर्तन आदर्श विलयन के लिए देखे थे, अनादर्श विलयन इसमें क्या होगा, वो सब धनात्मक रूप से होंगे। यानी P का मान ज़्यादा होगा, डेल्टा V का मान पॉजिटिव होगा, डेल्टा H का मान पॉजिटिव होगा, और आकर्षण बल भी अवयवों में ज़्यादा होंगे और इसमें विलयन में कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वे अनादर्श विलयन जिनका वाष्प दाब अवयवों के आंशिक दाबों के योग से अधिक हो जाता है, पॉजिटिव में जा रहा है ना, यानी अधिक होना, ठीक है ना। यानी कि P ज़्यादा होगा PA प्लस PB से, ठीक है ना। या हम ये कहें कि P ज़्यादा होगा P नॉट A X से और P नॉट B X B से। यह एक्चुअली होगा क्या कि P नॉट B और PB और PA खुद ही बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। डेल्टा V मिश्रण शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव होंगे, यानी ज़्यादा होगा मान। ऐसे डेल्टा H मिश्रण भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। और यहाँ क्या होगा, ए के आकर्षण बल जो हैं वो ज़्यादा हैं AB के आकर्षण बलों के। यानी कि विलयन में जो आकर्षण बल उपस्थित होंगे वो उनके अवयवों के आकर्षण बलों से कम होंगे। विलयन में कम है, ठीक है ना, और अवयवों के ज़्यादा हैं, ठीक है। उसको इस ग्राफ से देखें, देखो हम ग्राफ में कैसे इसको हम कंपेयर करते हैं कि आदर्श विलयन में जो ग्राफ था, देखो ये था जो मैंने ब्लू डैश बनाया है ना, आदर्श विलयन के हिसाब से इसका ग्राफ हमें ऐसा मिलना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन देखो यहाँ क्या वो वाष्प दाब बढ़ गया, ठीक है ना। याद रखने का तरीका है वाष्प दाब बढ़ेगा, जैसे बिल्कुल बैलून होता है ना, उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाए तो वो फूल जाएगा और प्रेशर कम हो जाए तो वो पिचक जाएगा। तो यहाँ पर वाष्प दाब बढ़ गया, दाब बढ़ गया तो बैलून फूल गया, यानी ग्राफ जो ये इस तरह होना चाहिए था वो फूल गया, ऊपर की तरफ उठ गया, ठीक है ना। तीनों ही ग्राफ ऊपर की तरफ उठ गए। देखो ये जो PA का ग्राफ था वो ये था, लेकिन अब वो उठकर ऐसे हो गया है। ऐसे PB का ग्राफ ये था, लेकिन अब वो उठकर ऐसे हो गया है, ठीक है ना। यानी सभी के सभी ऊंचे हो गए या बढ़ गए, ठीक है ना। क्या हो रहा है यहाँ देखो, XA की वैल्यू 1 थी, यानी A की मोल भिन्न 1 है, B की 0, यानी 100% A ही है यहाँ पर 100% B है। जैसे जैसे इस तरफ आ रहे हैं तो देखिए PB का मान घट तो रहा है, लेकिन सीधी लाइन के अपेक्षा नहीं घट रहा, थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है। तो हमने यहाँ लिखा है PA इज ग्रेटर देन P नॉट A XA। जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना P नॉट A और यहाँ से XA की, उससे ज़्यादा मान आएगा P नॉट PA का, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कुछ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इस क्षेत्र में। देखिए एथेनॉल प्लस जल, पानी को और एल्कोहल को बोलें, पानी कम वाष्पशील होता है लेकिन एथेनॉल ज़्यादा वाष्पशील होता है, और एथेनॉल के ज़्यादा वाष्पशील होने के कारण के बीच के आकर्षण बल कम हो जाते हैं और वाष्प दाब बढ़ जाता है। इसी तरह से एल्कोहल और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 और CCl4, एल्कोहल प्लस एसीटोन, CH2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, ईथर प्लस एसीटोन, CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन, एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। एसीटोन का फॉर्मूला आपको बता दूं, वैसे शायद आपको पता होगा, एसीटोन का फॉर्मूला होता है ये CH3COCH3, ठीक है ना। ये कुछ उदाहरण हैं जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इनका वाष्प दाब जो होता है सामान्य विलयन के वाष्प दाब से बढ़ जाता है, ठीक है ना। और बच्चों याद रखना है, समझने ये चीज़ कि जिन विलयनों का वाष्प दाब कम होता है उनके क्वथनांक ज़्यादा होते हैं, या उल्टा कहें कि वाष्प दाब जिनका कम होता है उनका क्वथनांक ज़्यादा होता है। विपरीत चलते हैं, वाष्प दाब और क्वथनांक एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वाष्प दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक कम हो जाएगा और वाष्प दाब घटेगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो ये जो विलयन होते हैं, इन विलयनों के वाष्प दाब बढ़ने के कारण क्वथनांक कम हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें एक एग्जांपल हम जल प्लस NaCl भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब हम बात करते हैं ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव मतलब कमी, नेगेटिव में जाने का मतलब कमी होना है, ठीक है। यानी वे अनादर्श विलयन जिनके वाष्प दाब उनके अवयवों के आंशिक दाबों से कम हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी जो कंडीशंस नेगेटिव पॉजिटिव में थी वो नेगेटिव में उल्टी हो जाएंगी। देखो धनात्मक विचलन वाले विलयन में तो P ग्रेटर देन था, ये स्मॉलर देन हो गया, ठीक है ना।
यानी कि आंशिक दाब जो है वो घट जाएगा अवयवों के आंशिक दाबों की तुलना में। यह हमने देखा था कि डेल्टा वी मिश्रण पॉजिटिव था या 0 से ज़्यादा था, ये 0 से कम हो गया, यानी इसको हम कहेंगे कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। इसी तरह से डेल्टा एच मिश्रण ज़्यादा था, पॉजिटिव डेविएशन था, ये नेगेटिव हो गया, कम हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए ए के आकर्षण बल ज़्यादा थे और बी के आकर्षण यानी विलयन में जो आकर्षण बल हैं ए और बी के मध्य वो कम हो गए थे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, सब कुछ उल्टा है कि ए आकर्षण बल और बी आकर्षण बलों की तुलना में ए बी के मध्य आकर्षण बल बढ़ गए। यानी यहाँ पर जब ऋणात्मक विचलन होगा तो कुछ नए प्रकार के आकर्षण बल उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बंधन हो सकता है या कोई वान डर वाला आकर्षण बल हो सकता है या संगुणन हो सकता है या हो सकता है कोई लंदन बल या प्रेरित ध्रुव आकर्षण बल, माने कोई ना कोई अन्य अतिरिक्त आकर्षण बल जरूर उत्पन्न होगा, जिससे विलयन में जो आकर्षण बल हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे उनके अवयवों के आकर्षण बलों से। तो डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। हमने कंपैरिजन किया तो धनात्मक विचलन में ये चारों ही ज़्यादा हैं और ऋणात्मक विचलन में ये चारों ही कम हो गए। अब देखो इनके ग्राफ्स की भी तुलना करते हैं। ये ग्राफ है पॉजिटिव यानी धनात्मक विचलन वाला और ये ग्राफ है ऋणात्मक विचलन वाला। मैंने आपको बताया था कि इनके वाष्प दाब धनात्मक विचलन में क्या होता है, वाष्प दाब बढ़ जाते हैं और जो वाष्प दाब बढ़ जाते हैं तो मैंने आपको गुब्बारे के एग्जाम्पल से बताया था कि गुब्बारे में बैलून में हवा भरेंगे तो वो फूल जाएगा, तो फूल गया था। लेकिन ऋणात्मक विचलन में क्या हो रहा है, वाष्प दाब कम हो रहा है और जब वाष्प दाब कम होगा तो गुब्बारा पिचक जाएगा। यानी देखिए जो ग्राफ अपना ऐसा होना चाहिए था, ये वाली लाइन में होना चाहिए था, लेकिन ये पिचक गया। ये तो आदर्श स्थिति है कि आदर्श विलयन में जो ग्राफ है वो ऐसा मिलता है, लेकिन जब अनादर्श स्थिति आई है तो वो नीचे की तरफ पिचक गया। तो देखिए यहाँ तो हमने तीनों ग्राफ्स को ऊपर उठाया था, लेकिन यहाँ ऋणात्मक विचलन में हमने इनके ग्राफ को नीचे कर दिया, झुका दिया, पिचका दिया। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए पी ए इज स्मॉलर देन पी ए प्लस पी बी। ठीक है ना। यहाँ पर भी हम बात करें तो पी बी इज स्मॉलर देन पी नॉट ए एक्स बी, ये ग्रेटर देन था। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ग्राफ की सहायता से भी आसानी से समझ सकते हैं कि जो आदर्श विलयन होते हैं तो वो सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन जो पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले यानी कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन वाले आदर्श विलयन जो होते हैं उनमें ये ग्राफ आदर्श नहीं मिलता, बल्कि धनात्मक विचलन में ये ऊपर की तरफ बढ़ जाता है और ऋणात्मक विचलन में ये नीचे की तरफ पिचक जाता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिए ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद नेगेटिव डेविएशंस कम हो जाता है। ये कंडीशंस देख ली हमने कि P का मान कम होगा PA प्लस PB से, डेल्टा V मिश्रण का मान कम होगा 0 से, यानी कि आयतन में कमी हो जाएगी। ठीक है ना। धनात्मक विचलन में आयतन में वृद्धि हो रही थी, यहाँ आयतन में कमी होगी। और आयतन में कमी क्यों हुई, क्योंकि अतिरिक्त आकर्षण बल उत्पन्न हो गए। जब विलयन में ए और बी के मध्य अतिरिक्त आकर्षण बल उत्पन्न होंगे तो वो पास पास आएंगे और पास पास आएंगे तो उनका आयतन कम हो जाएगा। ठीक है ना। आयतन कम हो गया। और डेल्टा एच मिश्रण शुड बी ऑल्सो नेगेटिव, यानी कि जो परिवर्तन है एंथैल्पी परिवर्तन है वो भी ऋणात्मक हो रहा है। यानी हमें पता है जहाँ आकर्षण बल बढ़ते हैं वहाँ ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होती है तो ये प्रक्रिया कैसी हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी। ठीक है ना। ये प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी, जबकि धनात्मक विचलन जहाँ हो रहा था वहाँ प्रक्रिया ऊष्माशोषी होती है। ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल्स, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। कई बार पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ऋणात्मक विचलन क्यों प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखनी ये बात कि ऋणात्मक विचलन का एकमात्र कारण क्या होता है, आकर्षण बलों का बढ़ना। और आकर्षण बल बढ़ते हैं तो कौन से किस तरह से बढ़ते हैं, या तो हाइड्रोजन बंधन हो जाएगा या कोई संगुणन हो जाएगा या कोई वान डर वाल आकर्षण बल आ जाएंगे। ठीक है ना। तो आप यहाँ याद रखें जहाँ कहीं भी जल आएगा वहाँ तो हाइड्रोजन बंधन आप दे सकते हो नाम, जहाँ जल नहीं है वहाँ आप कह दें संगुणन या वान डर वाल आकर्षण बल। तो यहाँ क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो होते हैं, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 और एसीटोन क्या होता है, एसीटोन मतलब CH3COCH3। इन दोनों को जब हमने मिलाया है तो इनमें संगुणन होता है। ठीक है ना। संगुणन होता है ना कि आकर्षण बल पहले की तुलना में बढ़ जाते हैं और आकर्षण बढ़ गए, इसीलिए ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है। ऐसे ही हम किसी भी अम्ल को जब तनु करते हैं, चाहे HCl को करें, चाहे H2SO4 को करें, चाहे HNO3 को करें, हम जानते हैं कि जब किसी अम्ल को तनु किया जाता है तो अम्ल में जल नहीं मिलाया जाता, बल्कि जल में अम्ल मिलाया जाता है थोड़ा थोड़ा करके। क्यों, क्योंकि ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, ऊष्मा निकलती है बाहर।
ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बंधन हो जाता है और अतिरिक्त आकर्षण बल बढ़ जाते हैं, तो ये भी एक ऋणात्मक विचलन का उदाहरण है। ठीक है ना, पिरिडीन प्लस एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, मेथेनॉल प्लस एसिटिक अम्ल, या मेथेनॉल की जगह एथेनॉल भी हो सकता है। जो यहाँ विलयनों में जहाँ मेथेनॉल लिया है वहाँ सब जगह आप एथेनॉल भी प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब जब हमको विचलन प्रदर्शन समझ में आ गया कि अनादर्श विलयन क्या होते हैं और कैसे वो धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, तो उसी से संबंधित एक बहुत छोटी सी चीज़ है स्थिर क्वाथी मिश्रण, जिसको हम एजियोट्रॉप भी कहते हैं या एजियोट्रॉपिक मिश्रण भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो नाम समझना आप, स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी कि ऐसा मिश्रण है जिसको स्थिर क्वाथी है, यानी इसका क्वथन निश्चित है, स्थिर है। देखो क्या मतलब है इसका, हमें पता है कि जब हम किसी चीज़ को 2 या 2 से अधिक पदार्थ हमने एक विलयन में घोल रखे हैं और उसको गर्म करते हैं, तो हमेशा पहले जिस पदार्थ का क्वथनांक कम होगा उसकी भाप बनेगी और वो भाप बनकर उड़ जाएगा। यानी वाष्प के रूप में हमें कौन मिलेगा? वो पदार्थ, वो शुद्ध पदार्थ जिसका क्वथनांक कम होता है, और जिसका क्वथनांक ज़्यादा होता है वो विलयन में ही रह जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इनका हम क्या करते हैं, पृथक्करण कर सकते हैं। इस विधि को कहते हैं मासवन विधि, कि जो पदार्थ था उन पदार्थों को क्वथनांक के आधार पर हमने वाष्पित किया, उनकी वाष्प को अलग अलग इकट्ठा कर लिया और वो पदार्थ पृथक पृथक हो गए। लेकिन स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होता है कि एक निश्चित संगठन प्राप्त होता है हमें, कि उस निश्चित संगठन पर अगर हम उस विलयन को गर्म करेंगे, उस मिश्रण को गर्म करेंगे, तो उस द्रव रूप में जो उसका संगठन है उसके वाष्प रूप में भी वही संगठन रहेगा। क्या मतलब है इसका? देखो, मान लीजिए मैंने 2 पदार्थ मिलाए A और B, इसका 20% मिलाया है और इसका 80% मिलाया है, मान लीजिए। ठीक है ना, ये विलयन रूप में है, ये विलयन है। ठीक है ना, अब जब मैंने गर्म किया तो मैं ये सोच रही थी कि इसका क्वथनांक कम है, मान लीजिए, या इसका ज़्यादा है, मान लीजिए इसका क्वथनांक तो है 372 केल्विन और इसका जो क्वथनांक है मान लीजिए 350 केल्विन। तो मैं क्या सोचूंगी, ये पहले गर्म हो जाएगा, गर्म होके भाप बनेगी, भाप बन के A सारा भाप बन के उड़ जाएगा और B नीचे ही रह जाएगा। ठीक है ना, लेकिन जब इसकी भाप बनाई गई तो हमें जो वाष्प मिली उसमें A और B का जो प्रतिशत था वो सेम टू सेम था, 20% A और 80% B, सेम टू सेम। यानी हम इनके अलग अलग क्वथनांक थे, फिर भी हमें जो इनकी वाष्प मिली उसमें ये प्रावस्था परिवर्तित नहीं हुई, यानी गैस का में जो संगठन है वो द्रव वाले संगठन के बिल्कुल समान है। यानी अब इस समय हम ये कहें कि अगर हम क्वथन करके A और B को पृथक करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो संगठन विलयन रूप में है, द्रव रूप में है, वो ही संगठन वाष्प रूप में है। तो अब इस मिश्रण को, जिसको अपन स्थिर क्वथन करके या क्वथन करके पृथक नहीं कर पा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है ना, यानी जिसको क्वथन करके हम पृथक पृथक नहीं कर सकते, और क्वथन का मतलब होता है उबालना, गर्म करना, गर्म करके उनको पृथक नहीं कर सकते, लेकिन संगठन फिक्स है 20 और 80। अगर मान लीजिए इसका 30% और इसका 70% था, तो इसको गर्म करेंगे तो शुरू में तो A भाग बाहर निकल जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ये 20 और 80 के संपर्क में आएगा, यानी जब ये घटता जाएगा तो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। जैसे इसका संगठन 20-80 होगा तो इसमें वाष्प में हमें इन दोनों चीज़ें समान रूप से प्राप्त होने लगेंगी। समझ में आई ना चीज़? तो देखिए स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या हुआ, इस निश्चित संगठन वाला वह मिश्रण जिसके अवयवों को क्वथन द्वारा यानी कि वाष्पन या उबाल कर पृथक नहीं किया जा सकता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉप कहलाता है। ये अनादर्श विलयन ही बनाएंगे, ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि अनादर्श विलयनों में ही क्या होता है, अतिरिक्त आकर्षण बल आ जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो हमने पढ़ा था अभी कि आदर्श विलयन 2 प्रकार के थे, अनादर्श धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले। तो उसी के आधार पर स्थिर क्वाथी मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से? पहले हैं अधिकतम वाष्पदाबी निम्नतम क्वथनांकी, और दूसरा है न्यूनतम वाष्पदाबी और उच्चतम क्वथनांकी। ठीक है ना, देखिए हमने पढ़ा था कि जब धनात्मक विचलन होता है तो उसमें वाष्पदाब बढ़ जाता है ना। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब वाष्पदाब बढ़ेगा तो क्वथनांक कम हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे वाष्पदाब बढ़ रहा है तो अधिकतम वाष्पदाबी हो गया, और जब वाष्पदाब बढ़ेगा तो क्वथनांक निम्नतम हो जाएगा। ठीक है ना, ऋणात्मक विचलन में हमने पढ़ा था कि वाष्पदाब कम हो जाता है, तो जब वाष्पदाब न्यूनतम स्थिति में आएगा तो क्वथनांक उच्चतम स्थिति में चला जाएगा, अपोजिट रहेगा ना। तो ये बन गया स्थिर न्यूनतम वाष्पदाबी उच्चतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है ना, देखो इनको समझते हैं कि करके
अधिकतम वाष्पदाबी, मैंने दोनों को कंपैरिजन का आपको करवाया है ताकि आपको समझ में आता चले। आप चाहें तो अलग अलग भी इनकी नोट्स बना सकते हैं, मैंने इनको पॉइंट वाइज डिफ्रेंशिएट भी कर दिया है। अधिकतम वाष्पदाबी निम्नतम क्वथनांकी में क्या होगा, इस विलयन का क्वथनांक निम्नतम है, यानी कि अवयवों के क्वथनांकों से भी कम होगा। और इसमें क्या होगा कि जो विलयन का क्वथनांक होगा वो उच्चतम है, यानी कि अवयवों के क्वथनांकों से अधिक होगा। ठीक है ना। क्यों होगा, क्योंकि ये किससे बने हैं, अधिकतम वाष्पदाबी यानी कि धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन से। क्या होता है कि विलयन का जो वाष्पदाब होता है एक निश्चित संघटन पर अधिकतम हो जाता है, और अधिकतम हो जाएगा तो उसका क्वथनांक निम्नतम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसे अधिकतम वाष्पदाबी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ये किससे बने हैं, ऋणात्मक विचलन वाले विलयन से। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है ऋणात्मक विचलन का मतलब वाष्पदाब कम होना, तो क्या होगा कि विलयन का वाष्पदाब एक निश्चित संगठन पर न्यूनतम हो जाता है, इसीलिए इसे न्यूनतम वाष्पदाब स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। जिसका वाष्पदाब न्यूनतम होगा उसका क्वथनांक उच्चतम हो जाएगा, और जिसका वाष्पदाब अधिकतम होगा उसका क्वथनांक निम्नतम हो जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण से देखते हैं हम दोनों का एक एक उदाहरण। यह हम देखते हैं एथेनॉल का 95.5%, 57% तो एथेनॉल, और साथ में मिला हुआ हो जल 4.43%। इसमें क्या हुआ, जल का बीपी यानी कि क्वथनांक हमें पता है होता है 373 केल्विन, और एथेनॉल का होता है 351.3 केल्विन। लेकिन जब इनको इस प्रतिशत में, द्रव्यमान प्रतिशत है ये, जब इनको इस द्रव्यमान प्रतिशत में मिलाया जाता है तो जो प्राप्त विलयन है उसका क्वथनांक होता है 351.1, यानी अवयवों के क्वथनांकों से भी कम। इसका 351.3 था, लेकिन इसका घट के कितना हो गया 351.1। देखिए इसको कैसे बनाया है हमने। यहाँ एथेनॉल 100% है, यहाँ जल 100% है। ये इसका जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन, ये एथेनॉल का क्वथनांक होता है 351.3 केल्विन। जब ये धनात्मक विचलन करते हैं तो वाष्पदाब तो बढ़ता है लेकिन क्वथनांक कम हो जाता है। यहाँ पर हमने टेम्परेचर लिया है बच्चों, जो हमने अभी आदर्श और अनादर्श विलयन में बनाए थे ना, वो दाब से बनाए थे, पी से बनाए थे, प्रेशर से, लेकिन यहाँ टेम्परेचर बनाया है। मैंने आपको बताया है अभी कि वाष्पदाब और क्वथनांक अपोजिट होते हैं, वाष्पदाब ज़्यादा होगा तो क्वथनांक कम हो जाएगा। और ये जो मिश्रण है जहाँ पर एथेनॉल कितना हो गया है 95.57%, इस समय इसका जो क्वथनांक है वो हो गया 351.1, यानी कि क्वथनांक में कमी आ गई। न्यूनतम वाष्पदाबी की बात करें, इसमें उदाहरण है HCl और जल का। HCl का 20.2% और जल का 79.8%। जल का क्वथनांक हमें पता है 373 केल्विन होता है, और HCl का क्वथनांक 188 केल्विन होता है। लेकिन इसकी जो विलयन बन गया इस प्रतिशत पर, उसका क्वथनांक होता है 388 केल्विन, यानी कि इससे भी ज़्यादा। हमने ये चीज़ देखी थी कि जो न्यूनतम वाष्पदाबी उच्चतम क्वथनांकी होते हैं उनका क्वथनांक उनके अवयवों के क्वथनांकों से ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा हो गया, क्यों हुआ, यहाँ भी देखो न्यूनतम विचलन ऋणात्मक विचलन वाला था, यानी कि दाब में कमी आती, और जब दाब में कमी आएगी तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना। यहाँ केवल HCl है जिसका क्वथनांक है 188 केल्विन, यहाँ केवल जल है जिसका क्वथनांक है 373 केल्विन, और जब यहाँ इस तरफ आए हैं, जब जल की परसेंटेज हो गई 79.8%, तो HCl की कितनी बची 20.2%। इस समय जो इस विचलन का जो क्वथनांक है वो है 388 केल्विन, यानी इस द्रव्यमान प्रतिशत या इस संगठन वाले विलयन को हम उबाल कर या वाष्पन द्वारा पृथक पृथक नहीं कर सकते। ठीक है ना। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा आदर्श विलयन क्या होते हैं और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, और अनादर्श विलयन के धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के आधार पर हम स्थिर क्वाथी मिश्रण की व्याख्या कैसे करते हैं। थैंक यू।